अब मेरा सवाल ये है कि कितने टाइप के एक्ने स्कार तो हमने डिस्कस कर लिया, हर एक्ने स्कार के टाइप का सेम ट्रीटमेंट होता है क्या? नहीं, एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। पेशेंट आते हैं और मेरे पास बैठते हैं और बोलते हैं डॉक्टर मुझे ये सब साफ करवाना है। साफ नहीं होगा। एक्ने स्कार मतलब आपकी नॉर्मल स्किन टिश्यू स्कार टिश्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब उसको ऐसे काट के निकाल के स्किन लगाना बहुत मुश्किल है। वो तो स्किन ग्राफ्टिंग हो गई। स्किन ग्राफ्टिंग हुई ना। स्किन ग्राफ्टिंग एक्ने स्कार के लिए ओवरकिल सॉल्यूशन नहीं करना है। तो हम जो ट्रीटमेंट्स करते हैं वो एक्ने स्कार फेड करते हैं। अच्छा। अब वो फेड करने के लिए हमको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, डिफरेंट लेजर्स एंड लाइट्स चाहिए, हो सकता है पील्स चाहिए, हो सकता है बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो जो स्कार का शेप है वो काफ़ी कुछ ये डिसाइड करेगा कि हमारी डिफरेंट मोडालिटीज़ का क्या ट्रीटमेंट, कैसा रिजल्ट आएगा उसके ऊपर। अच्छा। तो अलग अलग एक्ने स्कार्स का कई बार ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन वन जो पिन होल वाला होता है, आइस पिक। आइस पिक वाला। अच्छा, आइस पिक जो स्कार्स है उसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस ट्रीटमेंट। क्रॉस इज केमिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन स्कार। अब वो TCA एक पील होती है, एक दवाई होती है, ऐसा मान लो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो वो 50% या 100% लेके उसको एक बहुत शार्प टूथपिक, we try to put that in depth in the ice pick in the same shape as the scar is. आंखों पर हम लूप लगा लेते हैं, काउज आइस के लूप्स अवेलेबल होते हैं क्योंकि हम बहुत माइक्रो वाला काम करते हैं, तो वो हमको बड़े दिखते हैं स्कार्स, एंड देन वी आर एबल टू डू इट। और इंडिविजुअली हर आइस पिक स्कार में हम ये काम करते हैं जिससे कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो दोबारा जो हम बना रहे हैं, और फिर वो इन्फ्लेम होकर स्किन जब हील हो तो आपस में चिपक जाए। अच्छा। तो वो छोटे हो जाए, शैलो हो जाए, और वैसे भी छोटे हो जाए साइज में भी, और डेप्थ में भी कम हो जाए। बट आइस पिक स्कार्स के साथ थोड़ा है कि जब हम एज होते हैं, एजिंग होती है जब स्किन की, तो थोड़ा सा ये ब्रॉड होते हैं। और भी बहुत सारे जो फ्रैक्शनल CO2 लेजर है या डर्मा पेन है या सब्सिशन है, ये सब भी आइस पिक स्कार में हेल्प करता है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ देम क्या होता है? रेस्ट ऑफ देम के लिए बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा। देखो, किसी एक चीज़ का जब एक ट्रीटमेंट नहीं होता ना, तो फिर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो थोड़ा 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 बेटर करें उसको। तो लेट अस डिस्कस कि जो सबसे इजी है उससे स्टार्ट करके फिर जो एकदम ज़्यादा वाला है तब तक। हाँ, तो जो सबसे इजी है उसमें आता है पील्स। केमिकल पील्स होते हैं जो कि स्किन को थोड़ा सा सुपरफिशियल एंड मीडियम डेप्थ पील्स, हम डीप पील्स की तो बात ही नहीं कर रहे जो नीचे डर्मिस तक जाएगी जैसे फिनॉल पील, वो सब नहीं। सुपरफिशियल एंड मीडियम डेप्थ पील, ग्लाइकोलिक है, मैंडेलिक एसिड है। ऐसा कभी कभी पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर थोड़ा सा कुछ कर दीजिए कि थोड़ा सा अच्छा लगे, तो स्किन पे ओवरऑल बेनिफिट दिखता है। फिर अगर उसके साथ हमने माइक्रोडर्माब्रेशन भी किया, अगेन माइक्रोडर्माब्रेशन ऊपर की सुपरफिशियल कॉर्नियल लेयर्स को जो ऑलरेडी शेड ऑफ होते हैं उसको हटाती है, तो उसके साथ फिर पील और अच्छा इफेक्ट करती है। तो ये सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स हो गए। इसके बाद हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं डर्मा पेन या डर्मा रोलर। तो डर्मा रोलर से अच्छा मुझे पर्सनली डर्मा पेन लगता है, क्योंकि रोलर जब रोल करता है तो ऐसे बड़ा सा वी बनाता है, डर्मा पेन सीधे अंदर जाता है। दोनों माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस हैं। माइक्रो नीडलिंग, माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे नीडल्स स्किन में अंदर जाते हैं, अ नंबर ऑफ नीडल्स टुगेदर। रोलर इज ऑन अ ड्रम, स्किन के अंदर जाकर वो खुद से डिलीवर नहीं करते, बट हम उसके ऊपर PRP डिलीवर कराते हैं जो पेशेंट का अपना प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। अच्छा। उनके वेन से हम ब्लड लेते हैं 10-12 ml और उससे सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं। अभी रिसेंटली देयर वाज अ स्टडी जिसमें उन्होंने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और प्लेटलेट रिच फिब्रिनोजन, इन दोनों को देखा कि कौन सा बेटर है, कंपैरेटिव स्टडी करी, तो उसमें प्लेटलेट रिच फिब्रिनोजन आल्सो गेव प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। तो PRS भी हम बनाते हैं, PRP भी बनाते हैं। हम डर्मा पेन करके उसमें PRP ऊपर से भी लगाते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्सिशन। अब जैसे आप पहले पूछ रहे थे कि नीचे क्यों डिप्रेस हो गए, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जिस समय एक्ने बना, ढेर सारा पस बना वहाँ पे, तो इन्फ्लेमेशन से जो ऊपर की स्किन थी जब वो ठीक होने लगी तो नीचे की स्किन से फाइब्रस बैंड्स बन गए। मान लो ये 3 फाइब्रस बैंड्स बन गए ऐसे,
तो जब तक इसको मैं ब्रेक नहीं करूंगी ये नीचे खींचते रहेंगे मेरे स्कार टिश्यू को। ये फाइब्रस बैंड्स भी स्किन मेरी स्किन ये फाइब्रस हाँ स्किन में ही बनते हैं। स्किन सेल्स से बनते हैं। हाँ स्कार टिश्यू से। स्कार टिश्यू से बनते तो मैं क्या करूंगी, एक नीडल लेकर, जो कि नीडल ऑफ चॉइस डॉक्टर की होती है कि कौन सी लेनी है, नोवैक्स नीडल भी है और अलग नीडल्स भी हैं, तो हम ये इन बैंड्स को हम ऐसे ऐसे ब्रेक करते हैं, ऐसे। जब ये ब्रेक हो जाएगा ना तो ये जो सरफेस था ये ऐसे, अच्छा ओके जो ये नीचे टिदरिंग हो रही थी, खींच रहा था, जब मैंने काट दिया तो ये ऐसे अपने आप ही वो नॉर्मल बैक टू बैक। और इसके बाद जब मैंने इसमें माइक्रो नीडलिंग की, या अभी मैं बताऊंगी फ्रैक्शनल CO2 लेजर विच इज अ वंडरफुल डिवाइस टू हेल्प इन एक्ने स्कार, जब वो किया तो दिस विल हेल्प इन मेकिंग अ लॉट ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन टिश्यू। तो जब बहुत अच्छा कोलाजन इलास्टिन टिश्यू इसमें बनेगा तो इट विल ट्राई टू फेड अवे। तो ऐसे हम एक्ने स्कार को थोड़ा थोड़ा स्किन में मिलाते हैं, फेड कराते हैं, उसकी डेप्थ कम करते हैं, उसको शैलो बनाते हैं, उसकी स्किन का कलर बेटर करते हैं, बाकी की स्किन में मिलाते हैं। सो ये हम अब माइक्रोनीडलिंग के साथ हम कर सकते हैं फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, मतलब 1-2 सेशन पहले उसके कर लिए, बाद में फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। फ्रैक्शनल CO2 लेज़र क्या होता है? CO2 लेज़र एक ऐसी लेज़र है जो कि थोड़ा सा कटिंग के काम आती है ना। फ्रैक्शनल मतलब उसके आपने छोटे छोटे फ्रैक्शंस कर दिए, तो वो भी माइक्रो नीडलिंग की तरह, जैसे नीडल स्टेनलेस स्टील की हैं, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र एनर्जी की नीडल्स है, वो भी ऐसे ही अंदर गए और उन्होंने कोलाजन को स्टिमुलेट किया कि चलो स्किन अपना नया कोलाजन बनाओ, कम ऑन वेक अप, ट्राई मेकिंग न्यू कोलाजन। और नीचे से हमने फाइब्रस बैंड्स काट दिए। तो बस इसमें एक कैच है, इंडियन स्किन में फ्रैक्शनल CO2 लेज़र बिकॉज ऑफ आवर कलर, हम कोई बहुत गोरे तो है नहीं, हाँ जी, हम कॉकेशियन नहीं है, तो हमारे कलर में देर आर मोर चांसेस ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन पोस्ट लेज़र। तो उसके लिए बिकॉज फ्रैक्शनल CO2 लेज़र के लिए स्किन में जो क्रोमोफोर है, मतलब कि भाई वो किस पे एक्ट करेगा, वो वाटर पे एक्ट करेगा। तो अगर ज़्यादातर लोगों की आप स्किन देखोगे डिहाइड्रेटेड है अपने आप, है ना, तो हम पहले PRP माइक्रो नीडलिंग करके स्किन का हाइड्रेशन बढ़ाते हैं, स्किन की हेल्थ बढ़ाते हैं, और फिर 3rd या 4th सेशन में, जो कि हम मंथली भी कर सकते हैं, 6 वीक्स पे भी कर सकते हैं, आई प्रेफर 6 वीक्स। तो उसके बाद हम 3rd या 4th सेशन में फ्रैक्शनल CO2 लेज़र विद PRP विद PRF विद सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जिससे कि हमारा वो कम हो जाए हाइपर पिगमेंटेशन का चांस। और फिर ये 4 बार हम करके देन विल सिट डाउन फॉर 2 to 3 months, विल वेट एंड देन अगेन पेशेंट को 6-7 महीने टोटल के बाद बुला के, और फिर हम दोबारा से सोचेंगे कि कितना इफेक्ट आया फोटो लेके बिफोर आफ्टर।